हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमवीज कोड गाइड। आज हम बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में, बट बिफोर दैट अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा ब्लॉग चेकआउट नहीं किया है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वहां पर मैं सारे के सारे नोट्स अपडेट करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिक्शनरी डेटा टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक जो हमने डेटा टाइप सीखे हैं उसमें हमने देखा था कि इंट, फ्लोट, बुलियन, कम्प्लेक्स जो है वो सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, इनके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही थी। फिर हमने देखा था कि स्ट्रिंग के अंदर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर पा रहे थे। जो इंट, फ्लोट, बुलियन, कम्प्लेक्स है उसमें सिर्फ एक एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी, और स्ट्रिंग में आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर पा रहे थे। फिर हमने देखा कि बाइट्स, बाइट एरे और रेंज डेटा टाइप के अंदर आप ग्रुप ऑफ नंबर्स स्टोर कर पाते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर आपको स्टोर करने हैं तो बाइट्स, बाइट एरे और रेंज डेटा टाइप में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपके पास एक चीज कॉमन होती है कि स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट एरे और रेंज ये होमोजीनियस डेटा लेते हैं। होमोजीनियस डेटा मतलब एक ही तरीके का डेटा जो है वो एक साथ आप यूज कर सकते हो। मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज तो स्टोर करनी है, बट वो सारी की सारी वैल्यूज एक सिमिलर डेटा टाइप की होनी चाहिए। जैसे स्ट्रिंग में सिर्फ आप कैरेक्टर्स ही एक साथ ले सकते हैं, और बाइट्स, बाइट एरे और रेंज में सिर्फ आप ग्रुप ऑफ नंबर्स ही ले सकते हैं, मिक्सचर ऑफ डेटा नहीं ले सकते हैं। तो ये इनकी स्पेसिफिकेशन थी कि यहाँ पे होमोजीनियस डेटा ही स्टोर हो सकता है। फिर हमने सीखा था कि लिस्ट, टपल, सेट और फ्रोजन सेट के अंदर हम ग्रुप ऑफ हिटेरोजेनस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट तरीके का डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं विद इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर कुछ डेटा था। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे सपोज लिस्ट ले लेती हूँ। लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा था, 10, 10.5, ट्रू एंड पाइथन। तो ये इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग का मिक्सचर है, हिटेरोजीनस वैल्यूज हैं जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप सेव कर रहे हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप सेव कर रहे हैं। ये कैसे लिस्ट है ये हमें पता लग रहा है क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज हैं वो एनक्लोज्ड हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमें पता लग रहा है कि ये एक लिस्ट है, राइट। फिर हमने जब इन सारी वैल्यूज को एक्सेस करना था, जब भी कोई वैल्यू को आपको एक्सेस करना होता है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वैल्यूज, तो आप एक इंडेक्स का यूज कर रहे थे। हमने इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो कि सेट और फ्रोजन सेट में नहीं है, बट बाकी जितने भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने वाले डेटा टाइप्स हैं उसमें सब में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। हर एक इंडेक्स जो है वो यूनिक होता है। पाइथन हमें प्रोवाइड करता है दो तरीके के इंडेक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव शुरू होता है 0 से, नेगेटिव शुरू होता है -1 से। तो ये इंडेक्सिंग हमने पढ़ी थी जिसकी मदद से हम एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, एक वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे थे। कुछ इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इंडेक्स पोजीशन 0 पे है 10, इंडेक्स पोजीशन 1 पे है 10.5, इंडेक्स पोजीशन 2 पे है ट्रू एंड इंडेक्स पोजीशन 3 पे है पाइथन। तो ये इंडेक्स पोजीशंस की मदद से मैं एक वैल्यू को एक्सेस कर पा रही थी। अगर मुझे एक्सेस करनी है कोई भी वैल्यू तो मुझे इंडेक्स पोजीशन का नाम बताना होता है, इंडेक्स पोजीशन बतानी होती है, और मैं पहुंच जाती थी उस वैल्यू तक और उसे एक्सेस कर पाती थी। यही तरीका अपना रहे थे हम टपल में, यही तरीका अपना रहे थे हम स्ट्रिंग में, यही बाइट्स, बाइट एरे, जितने भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने वाले डेटा टाइप्स हैं उसमें हम यही तरीका अपना रहे थे इंडेक्सिंग का। अब सेट और फ्रोजन सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग इसीलिए यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर सेव नहीं होता था, डुप्लीकेसी नहीं अलाउड होती थी, जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी वो सब था। अब सेट जो है वो कुछ कुछ डिक्शनरी से मिलता जुलता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल अगर आप ये एग्जांपल्स देखें तो आप समझ पा रहे हैं एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स का हेल्प लेना पड़ता है। इंडेक्स जो है बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोवाइड करता है हर एक वैल्यू के लिए, और उस इंडेक्स की मदद से हम एक वैल्यू तक पहुंच पा रहे थे। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर वो इंडिविजुअल वैल्यूज से बने हुए
में है, मतलब एक एलिमेंट के अंदर एक ही वैल्यू है, जैसे 10, 10.5, ट्रू, पाइथन, ये एक एक वैल्यूज हैं, एक एलिमेंट जो है उसके अंदर एक ही वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी वर्ड आपने पहले भी लाइफ में सुना होगा, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं बचपन से हम लोग डिक्शनरी का यूज करते आए हैं एक वर्ड का मीनिंग जानने के लिए। अब तो खैर गूगल है और लोग गूगल यूज करके एक वर्ड का मीनिंग सर्च करते हैं, बट जब तक हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं थी उससे पहले सब लोग इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए डिक्शनरी को रेफर करते थे। हम सब लोगों के पास एक एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ करती थी, हमारे टीचर्स ने रखी होती थी, और हम लोग एक वर्ड को सर्च करते थे अल्फाबेटिक वाइज, उसमें सारे के सारे वर्ड्स अरेंज्ड होते हैं, हर एक वर्ड के साथ उसका मीनिंग एसोसिएटेड होता है जो उस डिक्शनरी के अंदर होता है, और आप वहां से मीनिंग सर्च कर पाते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड का। उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पाइथन में डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर। हमें अगर कोई भी चीज के साथ कोई वैल्यू एसोसिएट करनी है, या अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग एसोसिएट करना है और उसे कंसीडर करवाना है एज अ सिंगल एलिमेंट, तो हम यूज करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज हैं, की और वैल्यू के पेयर में आप स्टोर कर रहे हैं एप्पल और फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है वो है एक वर्ड जिसका मीनिंग आप एसोसिएट कर रहे हैं दैट एप्पल इज अ फ्रूट, तो वो आप कर पाएंगे डिक्शनरी डेटा टाइप के अंदर। अभी तक जो आपने डेटा टाइप्स पढ़े वहां पे आप सिंगल सिंगल वैल्यूज ले रहे थे, एप्पल, डॉग, मैंगो, आप सिंगल वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप पेयर में डेटा सेव कर पाएंगे, आप एक की ले रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, उस की के साथ जो भी उसका एसोसिएटेड डेटा है वो आप एक साथ एक ही एलिमेंट में स्टोर कर पा रहे हैं। इसके लिए हम डिक्शनरी डेटा टाइप यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, हमें पेयर में डेटा स्टोर करना है, की और वैल्यूज लेनी है, की वैल्यू का पेयर स्टोर करना है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। इसका यूज बहुत जगह आप कर सकते हो, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको सेव करना है तो आप डिक्शनरी यूज कर सकते हो, एक रोल नंबर और उसके साथ एसोसिएटेड नाम आपको रखना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट आपके अपने तरीके हो सकते हैं, आप एसोसिएट करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर होता है, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू आपको क्या चीज की रखनी है, क्या चीज वैल्यू रखनी है, फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स, तो आप ये बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अभी तक हम जब सेट में वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उसका मेन कारण था कि इंडेक्सिंग नहीं होती है सेट में। अब डिक्शनरी में भी ना इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है, स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है, इंडेक्सिंग नहीं होती है डिक्शनरी के अंदर। तो हमने क्या किया, पाइथन का बना बनाया इंडेक्स का आइडिया ड्रॉप कर दिया है, हमें नहीं यूज करना है पाइथन का बना बनाया इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट होता है या -1 से स्टार्ट होता है। हम खुद का इंडेक्स बना रहे हैं और खुद की वैल्यू सर्च कर रहे हैं। अगर पहले के डेटा टाइप्स देखें तो आपको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करना होता है, इंडेक्स की मदद से आप एक वैल्यू तक पहुंच पा रहे थे। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप खुद इंडेक्स बनाओगे जिसका नाम आप रख रहे हो की, ठीक है, आप की बना रहे हो और उस की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। आप खुद की बनाओगे और खुद वैल्यू को एक्सेस करोगे, आपने रेडीमेड वो जो इंडेक्स वैल्यू है उसे यूज नहीं करना है क्योंकि वो यहाँ पे डिक्शनरी में नहीं होगा। आप खुद इंडेक्स बनाओगे यानी आप खुद की वैल्यू रखोगे, आप खुद की मदद से वैल्यू को एक्सेस करोगे। यहाँ पे जो की है वो है एप्पल, एप्पल की मदद से आप उसकी एसोसिएटेड वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। If we want to represent an object as key value pairs, then we should go for डिक्शनरी डेटा टाइप। यहाँ पे हमने डेटा जो है की और वैल्यू की पेयर में सेव करना होता है। हर एक जो डेटा या हर एक जो एलिमेंट होगा इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर वो पेयर में सेव होगा। हर एक एलिमेंट के अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक की और एक वैल्यू। दो चीजें आपके पास हर एक एलिमेंट में होने वाली हैं, एक की एक वैल्यू, और वो पेयर में स्टोर होगी, एसोसिएटेड डेटा एक साथ एक पेयर में स्टोर होने वाला है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एन एप्पल,
तो रिप्लाई होगा इट इज अ फ्रूट, क्योंकि जब आप पाइथन से पूछेंगे व्हाट इज एन एप्पल तो की सर्च होती है कि की में एप्पल कहाँ है। एप्पल जैसे ही मिल जाएगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है यानी कि फ्रूट वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। जिस तरीके से हम इंडेक्स में सर्च करते थे कि इंडेक्स पोजीशन 0 पे क्या है, तो इंडेक्स पोजीशन 0 पे जो भी होता था वो मैं एक्सेस कर पाती थी। यहाँ पे मैं पूछूंगी कि की वैल्यू एप्पल पे क्या है, तो एप्पल पे वैल्यू है फ्रूट, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा फ्रूट, राइट। इसी तरीके से बाकी कीज को भी आप एक्सेस करेंगे और उसकी एसोसिएटेड वैल्यू आपको आउटपुट में मिल जाएगी। डिक्शनरी के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो पेयर में होंगे, यानी इस फिलहाल जो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल में आपके पास 3 एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट इज दिस, जिसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक की है एक वैल्यू है, ये पेयर में डेटा है। सो दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर की है एप्पल, वैल्यू है फ्रूट। दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर की है डॉग और वैल्यू है एनिमल। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट है मैंगो एंड फ्रूट का पेयर, जिसमें की है मैंगो और वैल्यू है फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर। आपने सेव किया है इसे पेयर में। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी डेटा टाइप? डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। तो अब यहाँ पे पहले इंडिविजुअल डेटा की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 चीजें आपको कंसीडर करनी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में 2 चीजें हैं, एक की और एक वैल्यू। तो हम उन दोनों चीजों को अलग से लिख के उसे उनकी अलग से प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। कीज जो है उनमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं। की मदद से हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास एक ही ताले की 2 चाबियां होंगी तो 2 लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे और खतरा बढ़ जाता है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। इसीलिए आपके पास एक वैल्यू की एक ही की होनी चाहिए। ठीक है, जो यूनिकनेस हमें प्रोवाइड करनी होती है। इंडेक्स जब आप देख रहे थे, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे थे, तो इंडेक्स वैल्यू हमें पाइथन प्रोवाइड कर रहा था। पाइथन प्रोवाइड कर रहा था 0 से लेकर n नंबर तक, आपके पास जितनी भी लेंथ होगी वहां तक आपके पास इंडेक्स चलता था। तो 0 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती थी, जिसकी मदद से हम वैल्यूज को एक्सेस कर पाते थे इंडेक्स की मदद से। यहाँ पे हमने की रखी है जिसकी मदद से हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर की भी डुप्लीकेट होने लग गई तो वैल्यू को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, एम्बिग्विटी आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए कीज जो है वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती हैं, बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। वैल्यूज डुप्लीकेट हो चलेगा, क्योंकि की है यूनिक, और यूनिक की जो है वो अपने एक सिंगल वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगी। तो चाहे वैल्यूज डुप्लीकेट हो पर की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल में आपको ले चलती हूँ। यहाँ इस एग्जांपल में आप देखो वैल्यू जो है 2 बार है फ्रूट। ठीक है, वैल्यूज डुप्लीकेटेड हैं, बट इसके साथ जो एसोसिएटेड की है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक है। चाहे वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो, लेकिन की यूनिक है ना, तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे की है एप्पल, तो एप्पल की एसोसिएटेड वैल्यू है फ्रूट, तो एप्पल मुझे एग्जैक्टली इस वाले फ्रूट के पास ही पहुंचाएगा, यानी इस वाली वैल्यू के पास ही पहुंचाएगा, ना कि कोई चांसेस है कि एप्पल कंफ्यूज हो जाएगा कि वैल्यू कौन सी चूज करनी है, क्योंकि एसोसिएशन है। एसोसिएशन करने के लिए हम कॉलन का यूज करेंगे, वो मैं आपको सिंटेक्स में आगे बताऊंगी। तो एप्पल जो है वो की जो है वो यूनिक होनी चाहिए। एप्पल और मैंगो 2 अलग अलग कीज हैं जिनकी वैल्यू सेम हो सकती है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, बट कीज हमने डुप्लीकेट नहीं रखी है, राइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हिटेरोजीनस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ कीज एंड वैल्यूज। आप की में भी हिटेरोजीनस डेटा डाल सकते हैं, आप वैल्यू में भी हिटेरोजीनस डेटा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। की जिस भी चीज को बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, ओनली प्रॉपर्टीज वो यूनिक होनी चाहिए, चाहे हिटेरोजीनस हो चाहे होमोजीनियस हो, वो यूनिक होनी चाहिए आपस में। कीज जो है डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, दे कैन बी हिटेरोजीनस एंड लाइकवाइज वैल्यूज कैन ऑल्सो बी हिटेरोजीनस। फिर है इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। जैसे सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं था, वैसे ही डिक्शनरी में भी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। जब आप एक्सेस करोगे तो रैंडमली एक्सेस होगा। अगर आप इंडिविजुअली एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक की है और आप पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तो आप कर पाओगे। बट अगर आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को एज अ होल एक्सेस करते हो तो जो वो वैल्यूज आती हैं उसके अंदर वो रैंडमली आती हैं, उसका कोई ऑर्डर हम डिसाइड नहीं कर सकते या हम उसे गेस नहीं कर सकते हैं उसका क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर इसमें भी सेव्ड नहीं है। अब इंसर्शन ऑर्डर सेव नहीं है, इससे हमें पता लगता है कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी नहीं होगी, तभी इंसर्शन ऑर्डर नहीं सेव हो पाया। अगर इंडेक्सिंग हो तो इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ना इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, ना इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, ना ही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। जो भी है वो की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वही आपको ध्यान में रखना है। डिक्शनरीज आर डायनेमिक एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। तो डिक्शनरीज आर डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि रन टाइम पे भी आप डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं, वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं डायनेमिकली, मतलब रन टाइम पे आप इसे अपडेट कर सकते हैं। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया डिक्शनरी का, आफ्टर इट्स क्रिएशन ऑल्सो आप उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं और उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। इसीलिए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। अब डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एज अ होल जो है म्यूटेबल होता है, क्योंकि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर हम चेंजेस ला पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट एज अ होल हम कह सकते हैं कि म्यूटेबल है, बट अगर हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अब सिंस डिक्शनरी के एलिमेंट्स के अंदर दो चीजें कंसीडर हो रही हैं, की और वैल्यू, तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होंगी और इसमें की जो है वो इम्यूटेबल होता है और वैल्यू म्यूटेबल होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि की जो है वो हमेशा इम्यूटेबल होगी और वैल्यू म्यूटेबल होती है। वैल्यू में चेंजेस आप ला पाते हो, की में आप चेंजेस नहीं ला सकते एक सेम ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उन्हीं का आप की बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि mutable data types like list and set cannot be used as key। ओके, वैल्यूज आप जो मर्जी यूज करो, म्यूटेबल इम्यूटेबल, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास जो की है वो होनी चाहिए इम्यूटेबल। उसके अंदर आप नहीं, की बनाते टाइम आप लिस्ट यूज नहीं कर सकते हो, की बनाते हुए आप सेट यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों म्यूटेबल होते हैं और की में हम सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ही एक्सेप्ट करते हैं। तो वैल्यूज म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों हो सकती हैं, की इम्यूटेबल ही होना चाहिए। Now let us see how to create dictionary object। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा। एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है। जब हम सेट क्रिएट करने लगे थे और एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना था तो हमने वहां पे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस यूज किए थे और उस वाली वीडियो में ही हम समझ गए थे कि एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लेने से एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का यूज वहां इसलिए हुआ था क्योंकि सेट की जो वैल्यूज हैं वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज्ड होती हैं। तो हम एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लेके सेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लेके एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर आपको कर्ली ब्रेसेस की मदद से एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है तो आप डिक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डिक्ट फंक्शन जो है वैसे तो टाइप कास्टिंग के काम आता है, बट अगर आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करो तो एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। सो इन दोनों तरीके से आप एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है, सपोज आपके पास ये एक टेबल है जिसके अंदर
दो कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब इस तरीके का डेटा मुझे सेव करना है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। अब आईडी को मैं कंसीडर करने वाली हूँ एज की और नेम को मैं कंसीडर करने वाली हूँ एज वैल्यू। आईडी जो है वो की कंसीडर हो रही है, इसलिए आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इसमें डुप्लीकेसी मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। अगर नाम डुप्लीकेट हो गए चल जाएगा, बट आईडी यूनिक रखनी है ताकि मैं इस आईडी की मदद से पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम ढूंढ पाऊं। ठीक है। अब इस डेटा को मुझे सेव करना है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी मैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिक्शनरी का जो डेटा है वो भी एनक्लोज्ड होता है विद इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे सेट में कर्ली ब्रेसेस यूज हो रहे थे, वैसे यहाँ पे भी आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो डेटा होगा वो पेयरिंग में स्टोर होगा। सेट में इंडिविजुअल डेटा स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे आप पेयरिंग में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा डालेंगे फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो आपके पास ये है और ये डेटा आपको एज अ सिंगल एलिमेंट सेव करना है इनसाइड द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम पेयरिंग में डेटा स्टोर करते हैं तो दोनों वैल्यूज जाएंगी एज अ सिंगल एलिमेंट इनसाइड माय डिक्शनरी। यहाँ पे की क्या है, EMP100 और वैल्यू क्या है, अमन। तो मैं इसे कैसे स्टोर करूंगी, सबसे पहले EMP100 लिख दूंगी, अमन लिख दूंगी, और इन दोनों को आपस में एसोसिएट करने के लिए मैं यूज करूंगी कॉलन का। अब ये बन गया एक की वैल्यू पेयर। तो ये पहला डेटा जो मैंने स्टोर किया है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये एक सिंगल एलिमेंट है जो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वैल्यूज को यानी की और वैल्यू को एसोसिएट करने के लिए मैंने यूज कर दिया है कॉलन का। ये एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है की वैल्यू के पेयर को लिखने का डिक्शनरी के अंदर। अगर आपको की और वैल्यू को एसोसिएट करना है तो उस की के साथ आप वैल्यू को एसोसिएट करोगे बाय यूजिंग कॉलन। अब हर एक एलिमेंट को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर यूज होता है। ये बाकी सब ऑब्जेक्ट्स में भी कॉमन रहता है, बाकी डेटा टाइप्स में भी कॉमन रहता है कि हर एक वैल्यू को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा सेपरेटर यूज करते हो। तो अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे एक कॉमा। अब मेरे पास दूसरा डेटा है, यानी सेकंड रो का डेटा है जो मुझे फिर से इस ऑब्जेक्ट में सेव करना है। तो मैं EMP101 यहाँ से ले लूंगी, आकाश यहाँ से ले लूंगी, और इन दोनों को भी एसोसिएट कर दूंगी यूजिंग कॉलन एंड सेपरेट कर दूंगी यूजिंग कॉमा। तो इसी तरीके से सारा डेटा हम यहाँ से फटाफट से कॉपी कर लेते हैं। ये सारा डेटा जो है हमने आपस में एसोसिएट कर दिया यूजिंग कॉलन। हर एक की के साथ एक वैल्यू एसोसिएट कर दी है और दोनों के बीच में कॉलन जो है वो बता रहा है इन की एसोसिएशन। एक की को एसोसिएट कर दिया उस वैल्यू के साथ। ये बन गया हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ढेर सारे पेयर्स में डेटा पड़ा हुआ है। की वैल्यू पेयर्स हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर दो चीजें हैं, एक की एक वैल्यू। की जो है हमने एम्प्लॉय आईडी कंसीडर करवाई है और वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय का नाम। तो अगर अब हमें ढूंढना है कि एम्प्लॉय आईडी नंबर EMP103 किसकी है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा सैम, क्योंकि इस की के साथ क्या वैल्यू एसोसिएटेड है, सैम। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन वे टू क्रिएट डिक्शनरी। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है क्रिएट, खुद हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं देनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले एक आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लीजिए, और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद में हम इसमें डेटा डाल सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब कि आफ्टर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये एम्प्टी है। अब इसके बाद हम इसमें डेटा डालेंगे। डेटा डालने के लिए मुझे यूज करना होता है ये वाला सिंटेक्स। कुछ कुछ आपको ये इंडेक्सिंग जैसा लग रहा होगा, और मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से हम इंडेक्स का यूज कर रहे थे वही सेम चीजें हम यहाँ पे की से काम करवाएंगे। जो काम इंडेक्स कर रहा था हमारे लिए वही सेम काम की करने वाला है हमारे लिए। तो ये सिंटेक्स है, आपको याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने की लेनी है, और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी वैल्यू। आपने वैल्यू को असाइन करना है, इस पर्टिकुलर की के साथ एसोसिएट करना है। आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं। आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा की रखनी होती है, और आपको जो वैल्यू असाइन करनी है वो आप
राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। साथ ही साथ आप यूज कर देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यानी इक्वल टू का, ताकि ये वैल्यू जो है वो इस की के साथ एसोसिएट हो जाए। इसी तरीके से बाकी सारे जो आपके पास डेटा थे, एलिमेंट्स थे, ऐड करने के लिए आप ये वाला सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो अब आपके पास क्या सिंटेक्स बन के आया, डी जो कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें की लेना है, और इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू जो मुझे एसोसिएट करनी है उस पर्टिकुलर की के साथ वो मैं ऐसे लिखूंगी, और मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगी एसोसिएशन के लिए। ठीक है। नाउ हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डिक्शनरी। अब यहाँ तक मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, डेटा डाल दिया है एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मुझे एक्सेस करना है। अभी तक जितने डेटा टाइप्स पढ़े उसमें आपने इंडेक्स की मदद से डेटा को एक्सेस किया। सेट में इंडेक्स था ही नहीं, इसलिए डेटा को एक्सेस करने के लिए, इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रॉब्लम आई। बट यहाँ पे मैंने कहा कि इंडेक्स तो है नहीं है, मैं खुद का इंडेक्स बना लेती हूँ, खुद के इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस करूंगी। तो कैसे एक्सेस करूंगी खुद के इंडेक्स से, पहले दूसरा जो इंडेक्स था नॉर्मल आपका ट्रेडिशनल मेथड इंडेक्सिंग का, उसमें जैसा आप सिंटेक्स यूज करते थे वैसा ही आप की के लिए भी यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आपके पास ये फॉलोइंग डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके पास एक की है राम, और उसके साथ वैल्यू एसोसिएटेड है टीचर, यानी कि नाम और ऑक्यूपेशन जो है वो मैं ले रही हूँ एज की एंड वैल्यू। नाम है राम और राम एक टीचर है, इसलिए उसके साथ वैल्यू मैंने एसोसिएट कर दी है टीचर। वैसे ही श्याम एक डेवलपर है तो की है श्याम और डेवलपर हो गया वैल्यू। वैसे ही अमन एक साइंटिस्ट है और अमन हो गया की और वैल्यू है साइंटिस्ट। ठीक है। तो ये कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं जो इस डिक्शनरी के अंदर पड़े हुए हैं, और एक एक सिंगल एलिमेंट कौन कौन से बन गए, दिस इज एलिमेंट नंबर 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 2, दिस इज एलिमेंट नंबर 3। तो ये टोटल 3 एलिमेंट्स हैं हमारे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मुझे एक्सेस करना है वैल्यू को, तो उसके लिए सिंटेक्स है डी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको की लिखनी है। जैसे आप इंडेक्स लिखते थे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वैसे यहाँ पे आप की लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सर्च करना है राम का ऑक्यूपेशन, मुझे जानना है कि राम क्या है, राम क्या काम करता है, तो मैं लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर राम, और मुझे आउटपुट में मिल जाएगा वैल्यू दैट इज टीचर। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। If key is not present in dictionary then you will get key error। Obviously अगर आपके पास डिक्शनरी में आप जिस चीज से सर्च कर रहे हैं वो है की, तो की से सर्च कर रहे हो, अगर की है ही नहीं तो वैल्यू कैसे मिलेगी, एरर आ जाएगा, की एरर। जैसे इंडेक्स एरर आता था पहले, जब आप इंडेक्स गलत डाल देते थे तो इंडेक्स एरर आता था। अब यहाँ पे आप की ले रहे हो, की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तो अगर गलत की डालोगे जो डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं तो आपको एरर मिलेगा, दैट इज की एरर। Now let us write a program to enter name and percentage marks in a dictionary and display information on the screen। क्या करना है हमें, एक बच्चे का नाम लेना है, एक स्टूडेंट का नाम लेना है, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू क्या एसोसिएट करनी है, उसके मार्क्स। तो की हो गई नेम ऑफ द स्टूडेंट, वैल्यू हो गया परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, उसको एसोसिएट करके डिक्शनरी में डाल के डिस्प्ले करना है इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट डेटा नाम का एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगी। ये एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट डेटा नाम का, जिसमें मैं डेटा स्टोर करके बाद में आउटपुट लूंगी, डिस्प्ले करवाऊंगी स्क्रीन पे। ठीक है, ये मैंने ले लिया स्टूडेंट डेटा। अब मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका मुझे डेटा लेना है यूजर से वो मैं n में स्टोर करना चाहती हूँ। तो मैं यूजर से इनपुट लेना चाहूंगी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास हैं, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। अब यूजर इनपुट करेगा कुछ भी वैल्यू जो कि होने वाली है इंटीजर वैल्यू। ऑब्वियसली नंबर चाहिए मुझे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जान रहे हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। और इनपुट फंक्शन जो है वो आउटपुट देता है एज स्ट्रिंग डेटा, मतलब इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग डेटा। जो भी यूजर डेटा डालेगा, जो भी यूजर डेटा इनपुट करेगा वो मुझे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इनपुट से।
तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किस में, इंट में। इंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इंट टाइप कास्टिंग फंक्शन लिख रही हूँ। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, और स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट होगी इंट में और स्टोर हो जाएगी n के अंदर। ठीक है, अब i ले रही हूँ 1 ताकि इनिशियलाइज कर रही हूँ i को 1 से, ताकि मैं लूप चला सकूं। ठीक है, i 1 ले लिया। अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। while i is less than or equal to n डू सम टास्क। ओके, एक लूप चला रही हूँ 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हैं उतने तक मुझे लूप चलानी है और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना है। जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करना है वो मैं लूप के अंदर लिखूंगी। तो सबसे पहले मुझे जो टास्क परफॉर्म करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है स्टूडेंट का नाम। ओके, सो एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसी के साथ मुझे मार्क्स भी इनपुट करवाने हैं, तो मैं लिख दूंगी मार्क्स इक्वल्स। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट मैंने ले लिए। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बच्चे के परसेंटेज नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल प्रोग्राम ले रही हूँ। यूजर ही मुझे बताएगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है, और यूजर ही मुझे बताएगा कि मार्क्स क्या है, और मैं उसे जस्ट इन आउटपुट दूंगी, डिस्प्ले करवाऊंगी स्क्रीन के अंदर। तो नेम और मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं। नेम को मुझे कंसीडर करवाना है एज की, और मार्क्स को मुझे कंसीडर करवाना है एज वैल्यू। तो मैं नेम अंडरस्कोर की लिख दूंगी और मैं मार्क्स अंडरस्कोर वैल्यू लिख दूंगी, ताकि आपको याद रहे कि नेम है की और मार्क्स है वैल्यू। ओके, अब मुझे इसे डालना है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं लिखूंगी std डेटा। std डेटा। अब वैल्यू एंटर करवाने के लिए, वैल्यू असाइन करवाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज करना होता है। की लिखनी होती है मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर जो इस की के अंदर मुझे वैल्यू एसोसिएट करवानी होती है वो मुझे लिखनी होती है राइट हैंड साइड पे मार्क्स वैल्यू मैं लिख दूंगी। ये मेरे वेरिएबल का नाम है, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है मार्क्स वैल्यू। वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑन द राइट साइड, और असाइन करवा रही हूँ इस की के साथ, एसोसिएट करवा रही हूँ यूजिंग दिस सिंटेक्स। ये प्रॉपर सिंटेक्स मैंने आपको अभी बताया। दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। हो गया डेटा इंसर्ट। उसके बाद मुझे लूप भी आगे बढ़ानी है। आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि लूप आगे बढ़ती रहे। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। परफेक्ट, हो गया डेटा इनपुट। तो ये तो जितना भी मैंने लॉजिक लिखा, ये मैंने डेटा को इनपुट करवाने का लॉजिक लिखा। अब मैं आउटपुट देने के लिए लॉजिक लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करवाना चाहूंगी। ठीक है, मैसेज आपने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आप लिखेंगे, सिंस इसमें हम ढेर सारा डेटा ले रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट तो है नहीं है जो हम एक ही बारी में इसको एक्सेस कर पाए। हमारे पास ढेर सारा डेटा, और मीनिंगफुल आउटपुट लेने के लिए मैं एक लूप लगा लेती हूँ। फॉर सपोज x in std डेटा। ओके, तो ये आपके पास जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और x हो गई की। ओके, आप इसे प्रिंट करवा के देख लेना कि ये की वैल्यू निकलती है। तो हम प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करवाना है, की। तो की क्या है, x है, x की है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन क्रिएट कर देती हूँ ताकि आपको की और वैल्यू अलग अलग दिखे। x है की, जो भी की स्टूडेंट डेटा के अंदर जो भी की होगी उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज x। और साथ में x के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, तो x नहीं, std डेटा। std डेटा मतलब कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। std डेटा के अंदर यानी स्टूडेंट डेटा के अंदर जो की है x, उसके पास कौन सी वैल्यू है। ये देखो, स्टूडेंट डेटा के अंदर जो भी की है उसके अंदर वैल्यूज हमने यहाँ पे डाली। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर जो की है x, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। अब इसे सेव करके रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट सही से आता है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। ये है एडिट प्लस जिसे मैं यूज कर रही हूँ कोड लिखने के लिए। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं एडिटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसे सेव किया है test.py से। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं py test.py लिखे इसे रन करूंगी। एंटर दबाया। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे इनपुट करने हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे चाहिए अपने डेटा स्टोर करने के लिए। तो सपोज मैं 3 स्टूडेंट्स का डेटा डालना चाहती हूँ।
नाउ एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब हम, आप समझ पा रहे हैं, अब हम लूप के अंदर आ चुके हैं, इसलिए ये मैसेज आ रहा है एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। सपोज नेम ऑफ द स्टूडेंट इज राम एंड मार्क्स आर 78, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट इज श्याम and marks are 86. Name of the student is Aman and marks are suppose 95. अब आपको डेटा मिल रहा है स्टूडेंट डेटा, तो ये जो फॉर लूप मैंने लगाई थी ये वो रन हुई है, और एक्स की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, जो भी हमने कीज यूज की हैं, की थी नेम और वैल्यू थे मार्क्स, तो नेम यहाँ पे आ रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड और वैल्यू आ रही है ऑन द राइट साइड। जिस तरीके से मैंने कोड लिखा था, कोड में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने को दी थी स्टेटमेंट कि एक्स प्रिंट करवाओ, ये देखो मैंने यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाया था। एक्स कहाँ से ले रही थी, यहाँ से स्टूडेंट डेटा के अंदर जो भी की वैल्यू है, की है एक्स और वैल्यू कहाँ से आनी थी, एसटीडी डेटा यानी स्टूडेंट डेटा, उसके अंदर जो भी की है एक्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो लेफ्ट में है की और राइट में है वैल्यू, वो कैसे प्रिंट हो गई, यहाँ पे लेफ्ट में सारी कीज आ गई और राइट में सारी वैल्यूज आ गई। तो एक सिंपल सा आपके सामने प्रोग्राम है जिसमें मैंने वैल्यू इनपुट भी करवाई है और आउटपुट करवा के भी आपको दिखाया है कि डिक्शनरी को कैसे यूज करते हो आप, कैसे इसमें डेटा स्टोर करते हो, कैसे इसमें से डेटा रिट्रीव करते हो आप। नाउ लेट अस सी हाउ टू अपडेट डिक्शनरीज। अपडेट करने के लिए आपके पास सिंटेक्स होता है। अगर आप देख पा रहे हैं, असाइनमेंट और अपडेशन का सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की दे रहे हैं और आप राइट साइड पे वैल्यू देके उसे असाइन कर रहे हैं, तो या तो क्या होगा, अगर की पहले से एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और अगर की पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो एक नई की और वैल्यू पेयर जनरेट हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर। इफ द की इज नॉट अवेलेबल देन अ न्यू एंट्री विल बी एडेड टू द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। जो भी आप दे रहे हो वो नया ऐड हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर। लेकिन अगर वो पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई की ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वैल्यू अपडेट हो जाती है, ओल्ड वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय द न्यू वैल्यू। ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके पास ये एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा फिल करके रखा है। ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है डी, जिसके अंदर मेरे पास कुछ की वैल्यूज हैं। सो दिस इज की 1 जिसके अंदर है ए। सो ए फॉर एप्पल, तो ए है की, एप्पल है वैल्यू ए की। Then second key is B and B for boy, C for cat and D for dog। तो इस तरीके से मैंने डेटा को सेव कर लिया है। अब सपोज मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं इस एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर, मुझे अपडेशंस करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं की ले लूंगी A और मुझे एप्पल की जगह एंट सेव करना है। मुझे एप्पल नहीं लिखना है, मुझे A फॉर एंट चाहिए यहाँ पे, तो मुझे अपडेशंस करनी है। ए ऑलरेडी इस डिक्शनरी के अंदर है, इसके साथ एक वैल्यू ऑलरेडी एसोसिएटेड है, दैट इज एप्पल। इस ए के साथ ये वैल्यू एसोसिएटेड है। मैं इसमें अपडेशंस करना चाहती हूँ, पर पहले मैं सिर्फ इसे प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं। अगर ये सिर्फ मैं प्रिंट करती हूँ डी एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये है की, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। दिस इज हाउ वी एक्सेस ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। आप की का नाम लिखते हैं, जो भी आपकी की होती है वो आपको यहाँ स्पेसिफाई करनी होती है, आपको उसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आई वांट टू मेक सम अपडेशंस। अब यहाँ पे मैं ए की जगह ए के साथ जो वैल्यू एसोसिएट है दैट इज एप्पल, उसकी जगह मैं लिखना चाहती हूँ एंट। नाउ आई हैव मेड एन अपडेशन इन माय डिक्शनरी। यहाँ पे इस की के साथ मैंने एक वैल्यू एसोसिएट कर दी है, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो थी उसे अपडेट कर दिया है, एप्पल की जगह अब एंट आ जाएगा। तो अगर मैं प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको डी, तो ए के साथ अब क्या जुड़ गया है, एंट। पहले क्या था, एप्पल। यहाँ अगर आप खाली भी सिर्फ डी और ए लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा एंट। पहले क्या था, एप्पल। तो आपने इस तरीके से अपडेशंस की हैं। अब सपोज अपडेशंस की जगह आप कुछ ऐसी की डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। सपोज यहाँ पे इस डिक्शनरी में की नहीं है, कौन सी वाली, ई। तो अगर मैं लिख देती हूँ ई, ई इस डिक्शनरी में नहीं है ना, एज की
की हमारे पास जो की वैल्यूज हैं वो क्या है, A, B, C एंड D, E नहीं है। अब E इज इक्वल टू, मैं अगर लिख देती हूँ सपोज एग, अब यहाँ पे अपडेशंस का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी की, तो उसमें अपडेशंस क्या होंगी। अब अगर मैं डी प्रिंट करवाती हूँ तो यहाँ पे एडिशन हो गई है उस वैल्यू की, उस पेयर की जिसके अंदर की है ई और वैल्यू है एग। तो ये की वैल्यू का पेयर बनकर ऐड हो जाता है, एक एलिमेंट ऐड हो जाता है डिक्शनरी के अंदर, ना कि कोई अपडेशन होती है। अपडेशंस उसमें होंगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सिंटेक्स बिल्कुल सेम रहेगा, अगर एग्जिस्ट करती हुई चीज तो उसमें अपडेशन हो जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ऐड हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। नाउ लेट अस सी हाउ टू डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। हमने एडिशन देख लिया, सबसे पहले हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीख लिया, हमने उसमें वैल्यूज को ऐड करना सीख लिया, वैल्यूज को एक्सेस करना सीख लिया, वैल्यूज को अपडेट भी करना सीख लिया। अब बचा है वैल्यूज को डिलीट करना। बाकी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर चुके हैं, यानी क्रिएशन, एडिशन, अपडेशन। तो अब डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना सीख लेते हैं डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना है डिक्शनरी के अंदर से, सिंगल एलिमेंट का मतलब डिक्शनरी में यही होता है एक की वैल्यू पेयर, उस पूरे के पूरे पेयर को ही आप डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि एक डिक्शनरी के अंदर एक सिंगल एलिमेंट जो होता है वो पेयर में ही होता है। तो अगर आपको उस एक एलिमेंट को, पूरे के पूरे एलिमेंट को ही डिलीट करना है तो आप लिखेंगे DEL। DEL एक कीवर्ड होता है, उसके साथ में आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की वैल्यू देंगे जिसकी एसोसिएटेड वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी जिस पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी की आपको स्पेसिफाई करनी होती है। तो वो अगर आप ये लिखेंगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगी, वो पूरा का पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसी की स्पेसिफाई कर रहे हैं जो आपकी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, देन यू विल गेट की एरर। ओके, अगर आपको सारी की सारी वैल्यूज रिमूव करनी है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप यूज कर सकते हैं क्लियर मेथड का। क्लियर मेथड सारी की सारी जो एंट्रीज हैं आपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में की होंगी वो सारी की सारी एट अ टाइम डिलीट कर देगा इन वन गो। आपको सिर्फ एक क्लियर मेथड यूज करके सारे के सारे एंट्रीज को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन अगर आपको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर देना है पूरा का पूरा, देन यू कैन गो फॉर DEL। DEL एक कीवर्ड है दैट इज यूज फॉर डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स और डिलीटिंग द वैल्यूज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए हम की स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर पूरा का पूरा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट ही डिलीट करना है तो DEL D का यूज करें। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस। नाउ कंसीडर दिस डेटा। आपके पास जो डेटा है इस टाइम डिक्शनरी में, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की अपनी एक वैल्यू है। वैल्यूज आर राम, श्याम एंड अमन और कीज हैं 1, 2 एंड 3। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास इस डिक्शनरी में राइट नाउ। अगर इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर ये है आपके पास डेटा। डेटा को एनक्लोज करने के लिए मैंने यूज किया है कर्ली ब्रेसेस का और वैल्यूज को सेपरेट कर रहे हैं यूजिंग कॉमा। तो सेम चीज जो आप सिंटैक्टिक वे में लिखते हैं उसे मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बता रही हूँ। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है। अब जैसा कि हमने पाइथन में सीखा है कि हर चीज ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में डिफाइन होती है हमारे पाइथन के अंदर, तो हर एक ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का नाम है डी, ये मैंने खुद रखा है। तो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा जो रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट को पहुंचने के लिए हमें एक रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत होती है। एक रेफरेंस वेरिएबल की मदद से ही हम एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। डायरेक्टली हम एक ऑब्जेक्ट को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऐसा होता है कि हमें एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है। ठीक है, अब अगर मुझे डिलीट करना है ये फर्स्ट रिकॉर्ड है जिसकी की है 1 और वैल्यू है राम, तो ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी मुझे डिलीट करना है, तो मुझे स्पेसिफाई करना होता है की को। तो अगर मैं लिखूंगी डिलीट डी
और की दे दूंगी 1, तो क्या डिलीट हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो की अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो पूरा डिलीट हो जाता है फ्रॉम द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो है उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स बचे हैं, एक जिसकी की है 2 और एक जिसकी की है 3। ठीक है, ये दो जो एलिमेंट्स हैं आपके पास बचे हुए हैं, आप इसे रेफर कर सकते हैं, आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर वो सारे के सारे एक साथ डिलीट हो जाएं, देन यू कैन गो फॉर क्लियर मेथड। अगर आप लिखेंगे डी डॉट क्लियर तो सारा का सारा डेटा जो है डिक्शनरी के अंदर से डिलीट हो जाएगा, यानी डिक्शनरी के अंदर जो आपने डेटा सेव किया वो डिलीट हो जाएगा। तो ये जो दो एलिमेंट्स थे फिलहाल डिक्शनरी के अंदर वो भी डिलीट हो गए। नाउ द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट विद एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। अगर आप प्रिंट करवाएंगे इस टाइम पे डी को तो आपको एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस ही मिल जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दें तो आपको लिखना होता है डिलीट डी। DEL एक कीवर्ड है जो कि डिलीट कर देगा डी को। राइट नाउ डी इज द रेफरेंस वेरिएबल, तो जब आप डिलीट कमांड दे रहे हैं तो रेफरेंस वेरिएबल डिलीट होता है ना कि ऑब्जेक्ट। तो ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया डिलीट और ये मैं हटा रही हूं यहां से। अब इस वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है इसे रेफर करने के लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो देर इज नो वे कि आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाओ, क्योंकि जिसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पा रहे थे वो डिलीट हो चुका है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन एक प्रोग्राम है जो साइड बाय साइड चलता रहता है पैरेलली हमारे प्रोग्राम के साथ। हमारे प्रोग्राम को हम कोई भी प्रोग्राम रन करें तो साथ साथ में गार्बेज कलेक्शन का प्रोग्राम चलते रहता है। इसका काम यही होता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रेफर करने के लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है उसका डी एलोकेशन कर दो, उसकी मेमोरी डी एलोकेट कर दो, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिलहाल हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इसे रेफर करने के लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो इट विल बी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसे डिस्ट्रॉय करके इसकी मेमोरी जो है वो डी एलोकेट कर देगा। एक ऑब्जेक्ट तब तक डी एलोकेट नहीं होता है या एक ऑब्जेक्ट तब तक गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होता है जब तक उसको कोई एक रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहा हो। जब एक ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली जीरो रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहा होता है तभी जाके एक ऑब्जेक्ट जो है वो एलिजिबल होता है फॉर गार्बेज कलेक्शन। मतलब जब तक एक भी कर रहा होगा कोई रेफर तब तक ये एलिजिबल नहीं होगा फॉर गार्बेज कलेक्शन। मैं आपको प्रोग्राम के साथ इसे प्रूव करके दिखाऊंगी अभी। तो ये है आपका डिक्शनरी डेटा जिसके अंदर 3 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अब मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं लिखूंगी DEL, डी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे की स्पेसिफाई करनी है। जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है उसका की है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। अब ये हो जाएगा डिलीट। अगर मैं अब डी को प्रिंट करती हूँ तो बची कुची जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई हैं जैसा मैंने आपको बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। अगर मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज एक साथ डिलीट करनी है देन आई विल यूज डी डॉट क्लियर। अगर मैं क्लियर मेथड को यूज करती हूँ सारी की सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी। और अब इस पॉइंट पे अगर मैं डी प्रिंट करती हूँ तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस शो हो रही हैं। ये भी मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस रह गई थी उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये सारा का सारा डेटा हो गया रिमूव, बची ये और ये एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, तो ये प्रिंट हो रही हैं। Right now we are able to access the object because हमने रेफरेंस वेरिएबल डिलीट नहीं किया है। रेफरेंस वेरिएबल यहीं पे है, हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच पा रहे हैं। भले ही ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज खत्म है लेकिन ऑब्जेक्ट तक पहुंच पा रहे हैं, तो एम्प्टी डिक्शनरी हमें शो हो रही है। अगर हम इस रेफरेंस वेरिएबल को ही डिलीट कर दें, अब अगर मैं डी प्रिंट करूं तो आ रहा है नेम एरर, क्योंकि डी मैंने डिलीट कर दिया है तो मैं इसे रेफर नहीं कर पाऊंगी। अब इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया था इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं बचा एंड इट विल बी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ओके, लेकिन अगर सपोज ये सेम डेटा मैं आपके सामने दोबारा लिख रही हूँ कॉपी करके, फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये ऊपर वाली एग्जांपल आप भूल जाओ। अब मैंने फिर से एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, डी को प्रिंट कर रही हूँ। अब मैं
एक और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ एक्स के अंदर मैं डाल रही हूँ डी। तो एक और मैंने एक्स रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया एक्स नाम का, जिसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया डी का। तो यहाँ पे क्या कॉपी हो रहा है, एक रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट हो रही है, जिसे हम एलियासिंग बोलते हैं। एलियासिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अलोंग विद शैलो एंड डीप क्लोनिंग। वो एक उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। तो एलियासिंग में क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट होती है। कॉपी और शैलो कॉपी, डीप कॉपी या क्लोनिंग जिसे हम बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट होती है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं रेफरेंस वेरिएबल की कॉपी क्रिएट कर रही हूँ। अभी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, जिसे मैं आपको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही थी, एक ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जो मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया था डी, इस टाइम पे आपके पास दो स्क्वायर बॉक्सेस आ गए हैं, यानी दो रेफरेंस वेरिएबल आपके पास आ गए हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। एक ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मुझे रेफरेंस वेरिएबल की मदद लगती है। तो इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मैंने दो रेफरेंस वेरिएबल बना दिए हैं। चाहे मैं डी की मदद से ऑब्जेक्ट तक पहुंचूं, चाहे मैं एक्स की मदद से ऑब्जेक्ट तक पहुंचूं, बात सेम है। डी के अंदर भी वही डेटा है, अब एक्स को प्रिंट करूंगी, एक्स के अंदर भी वही डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्स के अंदर है रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, जो कि डी के अंदर भी सेम रेफरेंस है। तो दोनों के पास, दोनों को एक्सेस करते हुए मुझे जो डेटा मिलेगा वो सेम होगा। अब सपोज मैंने इसमें से एक रेफरेंस वेरिएबल कर दिया डिलीट। राइट नाउ जो ऑब्जेक्ट है उसके पास फिर भी एक और रेफरेंस वेरिएबल है, यानी कि x है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसे दो रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहे थे, जिसमें से एक मैंने कर दिया डिलीट। तो अभी भी उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है x, जिसकी मदद से मैं उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट वोंट बी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन राइट नाउ, क्योंकि डी डिलीट हो चुका है, बट स्टिल देयर इज अ रेफरेंस वेरिएबल एक्स विच इज गोइंग टू रेफर टू दैट ऑब्जेक्ट। तो गार्बेज कलेक्टर का काम है ये ध्यान रखना कि कोई ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है तो नहीं जो रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। अगर एक भी ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर है वो ऑब्जेक्ट को डीएलोकेट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करेगा मेमोरी में से। तो अभी भी ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है। अगर मैं इसे भी डिलीट कर दूं, अब उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला ना डी है ना एक्स है, तो इस वक्त पे वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जिसे रेफर करने के लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं हो, जिसके पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता ना बचा हो, उसे हम बाहर निकाल देते हैं मेमोरी से। उसका कोई लेना देना अब रहता नहीं है, अब वो हमारे काम का नहीं रहता है, क्योंकि अब हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो गार्बेज कलेक्टर जो है वो मेमोरी को फ्री करने के लिए उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी डीएलोकेट कर देता है। So these are the things which you need to consider in dictionary data. तो आपने आज की वीडियो में कुछ ऑपरेशंस सीखे हैं डिक्शनरी डेटा टाइप पर, जैसे कि क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, देन इंसर्शन ऑफ डेटा इनसाइड डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, देन you learned how to update a dictionary object, then you learned how to delete values and how to delete a dictionary object. In the next video, we'll be learning a few methods related to dictionary object. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.